नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम प्रक्षेपण यान या लॉन्च व्हीकल्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं प्रक्षेपण यान से। देखिए, ऐसा यान जो किसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को या किसी स्पेस मिशन को अंतरिक्ष में पृथ्वी की किसी विशेष कक्षा में स्थापित कर दे, उसे ही प्रक्षेपण यान कहा जाता है। और प्रक्षेपण यान विशेष विकसित तकनीक पर आधारित यान होता है। उसका कारण क्या है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। देखिए, अच्छे से समझिए, ये हमारी पृथ्वी है, राइट। और यदि हम पृथ्वी से ऊपर की ओर अंतरिक्ष में यदि कोई भी वस्तु को उछालते हैं तो वह वस्तु बहुत ही कम समय में अपने धरातल पर वापस लौट आती है। तो जैसे ही पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में किसी वस्तु को उछाला जाता है तो वह वस्तु कुछ ही समय में धरातल पर वापस लौट आती है। कारण क्या है कि पृथ्वी अपने द्रव्यमान के कारण अपने केंद्र की ओर उस वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है। इसी वजह से वह वस्तु जो है धरातल पर लौट आती है। अब यदि हमें अंतरिक्ष में सैटेलाइट को स्थापित करना है तो जाहिर सी बात है हमें एक ऐसे यान की आवश्यकता होती है जो कि राइट जिसमें दो विशेषताएं हो, राइट। तो एक ऐसा यान या जिसको हम क्या कह सकते हैं, व्हीकल्स। तो एक ऐसा यान जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पार करते हुए पृथ्वी में अधिक से अधिक वजन वाला जो है सैटेलाइट को विशेष कक्षा में स्थापित कर दे। कारण क्या है कि यदि सैटेलाइट का वजन कम होगा तो हम सैटेलाइट में विभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे ट्रांसपोंडर को कम संख्या में, रिसीवर हो जाएगा, फिर सोलर पैनल हो जाएंगे, ये फिट नहीं कर पाएंगे। और यदि हमें मल्टीपर्पज यूज का सैटेलाइट तैयार करना है तो जाहिर सी बात है उसमें कई प्रकार के इक्विपमेंट्स, राइट, जैसे राडार्स हो जाएंगे, फिर कैमरे हो जाएंगे, ट्रांसपोंडर हो जाएंगे, सोलर पैनल्स हो जाएंगे, वो फीड करने पड़ेंगे। और उसकी वजह से जो सैटेलाइट है उसका वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए मल्टीपर्पज जो सैटेलाइट होते हैं उनका औसत वजन अगर हम देखें तो 2000 से लेकर 4000 किलोग्राम के बीच में होता है, राइट। तो एक ऐसा यान या व्हीकल होना चाहिए जो कि औसत रूप से 2 से 4000 किलोग्राम के 4000 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पार कराते हुए उसको पृथ्वी के किसी विशेष कक्षा में जो है स्थापित कर दे। दूसरी चीज, यान ऐसा होना चाहिए जिसकी तकनीक इतनी विकसित हो कि यह कम से कम ईंधन लेकर अधिक से अधिक दूरी तय कर सके, राइट। तो ईंधन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और कम ईंधन में ये अधिक से अधिक क्या करे, दूरी तय करे। क्योंकि हमें पता है कि अगर सैटेलाइट ने अगर किसी भी उपग्रह को पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में, और हमें पता है कि लो अर्थ ऑर्बिट कहां से होती है, अगर हम देखें तो 500 किलोमीटर से लेकर एवरेज 2000 किलोमीटर के बीच में जो है लो अर्थ ऑर्बिट होती है। और इस कक्षा में प्रस्थापित या प्रक्षेपित जो उपग्रह होता है उससे हम विभिन्न प्रकार के जो है डाटा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये सुदूर संवेदन में तो काम आता है, लेकिन अगर हम और फैसिलिटीज लेना चाहें तो हमें सैटेलाइट को मीडियम अर्थ ऑर्बिट में, राइट, या फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, या फिर हाई अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने की आवश्यकता होती है। अब मान लेते हैं कि अगर हमको हाई अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करना है तो हाई अर्थ ऑर्बिट की जो डिस्टेंस होती है वो अराउंड कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर होती है। और इतनी डिस्टेंस को तय करने के लिए उस व्हीकल में पर्याप्त ईंधन होना चाहिए। इसीलिए एक ऐसा व्हीकल हो जो कि कम ईंधन में अधिक से अधिक दूरी तय कर सके, ताकि हम हमारे मल्टीपर्पज सैटेलाइट्स को पृथ्वी की विशेष कक्षा जैसे मीडियम अर्थ ऑर्बिट है या जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट है उसमें स्थापित कर सके। अच्छी बात यह है कि भारत में वर्तमान समय में ऐसे लॉन्च व्हीकल्स हैं जो 4000 तो क्या 8000 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्रक्षेपित कर सकते हैं। परंतु यह तकनीक जो है वो एक दिन में विकसित नहीं हुई है। कम से कम 40 से 50 वर्षों में हजारों वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत की है, तब जाकर स्टेज बाय स्टेज यह टेक्निक डेवलप हुई है। अर्थात हमारे देश में प्रक्षेपण यान की कई पीढ़ियां हैं। अर्थात ये जो प्रक्षेपण यान है इनमें
जो है इनको विकसित करते करते जो है हम वर्तमान समय में आधुनिक तकनीक जो है डेवलप कर सके, राइट। तो प्रक्षेपण यान की कई क्या है, पीढ़ियां हैं, राइट। और इन पीढ़ियों का विकास जो है क्रमबद्ध तरीके से हुआ है। जैसे अगर हम देखें तो शुरू में तो हमने अनुसंधान के लिए जो नाइक एपोस रॉकेट था वो हमने अमेरिका से लिया था। फिर हमने खुद का SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विकसित किया। फिर उसमें बूस्टर जोड़ दिए तो ASLV का विकास किया गया। फिर PSLV का विकास किया गया, राइट। और वर्तमान समय में हमारे पास में क्या हो जाएगा, GSLV हो जाएगा। और हम फ्यूचर के लिए RLV को क्या कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं। क्योंकि इन सैटेलाइट, इन लॉन्च व्हीकल से जब हम किसी सैटेलाइट को प्रक्षेपित करते हैं तो उसमें से 250 से 300 करोड़ का खर्चा आता है और वह व्हीकल जो है सैटेलाइट को तो लॉन्च कर देता है, परंतु वह डिसमेंटल होकर उसके जो पार्ट्स हैं वो किसी न किसी महासागर में गिर जाते हैं, हमारे कोई भी काम के नहीं होते। इसीलिए हमें एक ऐसा व्हीकल चाहिए जो कि सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित कर दे और वापस हमारे पास में आ जाए, राइट। तो इस तरीके से ये जो यान है ये क्या हुए हैं, विकसित हुए। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टॉपिक से काफी सारे MCQs जो है पूछे जाने की संभावना है, राइट। कुछ अगर हम पुराने पेपर्स प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं जो कि दूसरे एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन पर चर्चा करें तो जो प्रक्षेपण यान है, प्रक्षेपण यान की जो पीढ़ियां हैं जैसे PSLV है, ASLV है या GSLV है, इनसे संबंधित कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इन प्रक्षेपण यानों की प्रक्षेपण क्षमता कितनी है। प्रक्षेपण क्षमता से तात्पर्य क्या हुआ कि यह कितनी ऊंचाई तक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित कर सकता है, राइट। इसमें कितने चरण होते हैं, राइट, कितनी स्टेजेस होती हैं। फिर प्रत्येक चरण में जो ईंधन होता है वो कैसा होता है, ठोस होता है या द्रव होता है, क्लियर। साथ ही साथ ईंधन चरण और इसके अतिरिक्त भी उसके जो है अन्य विशेषताओं से संबंधित जो है विभिन्न प्रकार के जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो हमें प्रत्येक प्रक्षेपण यान, जो प्रत्येक पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है, SLV है, ASLV है, नाइक एपोस है, PSLV है, GSLV है, राइट, उसमें कौन सा रॉकेट इंजन होता है, उसको मैं वह कितना पेलोड को जो है ऑर्बिट में स्थापित कर सकता है, कितनी ऊंचाई पर जाकर वह स्थापित कर सकता है, उसमें कितने चरण होते हैं, इन सब को हम बहुत ही डिटेल से समझेंगे, राइट। और साथ ही साथ मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जैसे जो ईंधन है वो ठोस ईंधन क्या होता है या द्रव ईंधन जो है लिक्विड फ्यूल क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों होती, इनको हम विस्तार से समझेंगे, राइट। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको रटना कम से कम पड़े। और यदि आपको समझ में आ गया तो ये टॉपिक बहुत ही मजेदार है और साथ ही साथ यदि आपने इसको अच्छे से तैयार कर लिया तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे शुरू में हम समझते हैं कि इसमें ईंधन जो है वो ठोस या द्रव क्यों लिया जाता है, क्या कारण है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, जो प्रक्षेपण यान होता है, प्रक्षेपण यान में आंतरिक दहन रॉकेट इंजन का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अर्थात प्रक्षेपण यान एक ऐसा व्हीकल होता है जिसमें इंजन किसका होता है, रॉकेट इंजन होता है। अब आपको पता है कि इंजन सामान्यतः इंजन जो है वह किसी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके उस मोटर को क्या करता है, चलायमान करता है, राइट। तो इसमें सामान्य इंजन की जगह पर रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। अब रॉकेट इंजन इतना विशेष क्यों है उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, क्या होता है कि जो सामान्य इंजन होता है, सामान्य इंजन वायुमंडल से ऑक्सीजन को क्या करता है, ग्रहण करता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ईंधन का क्या होता है, दहन होता है और ईंधन के दहन से ही ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे इंजन है वो कार्य कर पाता है। अर्थात इंजन वायुमंडल से क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और तब जाकर ईंधन का या फ्यूल का क्या होता है, दहन होता है। परंतु अगर हमें सैटेलाइट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर किसी विशेष कक्षा में स्थापित करना है तो वहां पर तो जो है वायुमंडल ही नहीं होता और वायुमंडल नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगी और ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर ईंधन का क्या होगा,
ईंधन का दहन नहीं होगा। अर्थात हम सीधा बिल्कुल सरल शब्दों में कह सकते हैं कि रॉकेट इंजन एक ऐसा इंजन होता है जो वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करता है, बल्कि उसमें प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है और उसमें ऑक्सीडाइजर, जो प्रणोदक होता है उसमें ऑक्सीडाइजर के माध्यम से ही जो कंप्रेसर चेंबर होता है उसमें फ्यूल भी आता है और ऑक्सीडाइजर आता है। ऑक्सीडाइजर ईंधन के दहन के लिए आवश्यक होता है, फिर इसमें ईंधन का दहन होता है और जिसके फलस्वरूप गैसें निकलती हैं और उन्हीं गैसों के निकलने से ही रॉकेट इंजन क्या कर पाता है, कार्य कर पाता है। राइट। तो रॉकेट इंजन से संबंधित हम यहां पर 2 से 3 जो है महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। राइट। तो सबसे पहली चीज तो क्या हो जाएगी, रॉकेट इंजन रॉकेट इंजन एक ऐसा इंजन होता है जिसको इस प्रकार से विकसित किया जाता है कि यह वायुमंडल की अनुपस्थिति में, अर्थात वायुमंडल से ऑक्सीजन ना लेकर भी यह कार्य कर पाता है। दूसरी चीज, चूंकि यह वायुमंडल से ऑक्सीजन नहीं लेता है, इसीलिए इसमें फ्यूल प्लस का ऑक्सीडाइजर का इस्तेमाल किया जाता है और इसी ही क्या कहा जाता है, प्रणोदक कहा जाता है या प्रोपिलेंट कहा जाता है। तो प्रणोदक क्या होता है, प्रणोदक बेसिकली ईंधन, जो है हम सरलतम भाषा में परिभाषा लिख रहे हैं, इसकी तकनीकी भाषा तो बिल्कुल अलग है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ईंधन और ऑक्सीडाइजर, राइट। तो ईंधन और ऑक्सीडाइजर के मिश्रण को ही क्या कहा जाता है, प्रणोदक कहा जाता है। तो रॉकेट इंजन एक ऐसा इंजन होता है जो कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में कार्य करने में सक्षम होता है। इसमें प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रणोदक में ईंधन के साथ साथ ऑक्सीडाइजर का इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीडाइजर की उपस्थिति से ही ईंधन क्या होता है, ईंधन का दहन होता है और उस दहन से ही गैसेस जो है निकलती हैं और गैसेस के निकलने से ही रॉकेट इंजन आगे की ओर गति कर पाता है। इसकी पूरी प्रक्रिया को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। राइट। तो रॉकेट इंजन में फ्यूल होता है, राइट, और फ्यूल के साथ में क्या होता है, ऑक्सीडाइजर होता है। ये इंजन इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि फ्यूल चेंबर से जो है इसमें क्या आता है, फ्यूल आता है और यहाँ पर ऑक्सीडाइजर चेंबर से ऑक्सीडाइजर आता है। इन दोनों का जो दहन है वो कंबशन चेंबर में जो है ऑक्सीडाइजर की उपस्थिति में ही फ्यूल का क्या होता है, दहन होता है और इस दहन से ही क्या होती है, गैसेस निकलती हैं और ये क्या हो जाएगा, इंजन का थ्रोट हो जाएगा और दहन होकर जो गैसेस हैं वो बहुत ही स्पीड से क्या होती हैं, नीचे की ओर निकलती हैं। राइट। और जब गैसेस नीचे की ओर निकलती हैं तो यहां पर न्यूटन की गति का, राइट, तीसरा नियम लगता है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, या जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्रिया प्रतिक्रिया क्या हो जाएगा, नियम हो जाएगा। राइट। तो देखिए जैसे ही ईंधन के दहन से, ऑक्सीडाइजर की उपस्थिति में जैसे ही ईंधन का दहन होता है, गैसेस निकलती हैं और गैसेस निकलकर जैसे ही गैसेस निकलती हैं तो ये धरातल पर क्या करती, दबाव डालती। अब सीधी सी बात है, अगर गैसें नीचे की ओर दबाव डाल रही हैं तो धरातल इंजन को ऊपर की ओर क्या करता है, ताकत देता है। इसी वजह से रॉकेट इंजन क्या होता है, ऊपर की ओर गतिमान हो जाता है। अर्थात गैसों के दहन से, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब रॉकेट उड़ता है तो बहुत ही ज्यादा गैसें क्या होती हैं, नीचे की ओर जाती हैं, जिस वजह से रॉकेट जो है ऊपर की ओर तेजी से उठता चला जाता है। साथ ही साथ रॉकेट इंजन जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब देखिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है कि किसी निकाय का जो संवेग होता है m इंटू वी, ये क्या होता है, नियत होता है। m यहां पर क्या होता है, द्रव्यमान होता है और v मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी या क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। राइट। अगर द्रव्यमान घटेगा तो वेग क्या होगा, बढ़ेगा, और यदि वेग बढ़ेगा तो द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा। तो यह द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर इसको विकसित किया जाता है। इसी वजह से रॉकेट में, राइट, रॉकेट में पूरा का पूरा एक ही, राइट, जैसे हमने कहा कि ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, अगर हम एक ही व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम यहां से यहां तक क्या कर देंगे, यहां से
यहां से यहां तक हमने क्या कर दिया, फ्यूल भर दिया, तो इसका द्रव्यमान कम नहीं होगा, और द्रव्यमान कम नहीं होगा तो इसका जो है वेग में बढ़ोतरी नहीं होगी। इसीलिए इसको क्या करते हैं, स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं, राइट। जैसे ये हमने 4 स्टेजेस बना दी, भाई इतना फ्यूल का दहन हो गया तो इसको हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अलग करने से क्या होगा, इतना ईंधन काम में भी आ गया, और ये अलग होगा तो द्रव्यमान कम होगा, द्रव्यमान कम होगा तो वेग में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। अर्थात जैसे जैसे रॉकेट की स्टेजेस अलग होती चली जाएंगी, रॉकेट का द्रव्यमान कम होता जाएगा, वैसे वैसे रॉकेट की गति भी बढ़ती चली जाएगी, राइट। तो ये 4 जो बातें हैं ये रॉकेट इंजन के बारे में आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, राइट। तो रॉकेट इंजन, अब रॉकेट इंजन जो है इसका इस्तेमाल 2 में किया जाता है, राइट। एक तो अगर आप देखेंगे रॉकेट इंजन का प्रयोग हम किस में करते हैं, प्रक्षेपण यान में करते हैं, और दूसरा इसका प्रयोग होता है किसमें, मिसाइल में या प्रक्षेपास्त्र में। तो जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, अर्थात एक बहुत दूरी तय करने वाली जो मिसाइल्स होती हैं, उसमें भी जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसमें भी रॉकेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जिस देश के पास में रॉकेट इंजन की टेक्नोलॉजी है वो है स्पेस में आसानी से सैटेलाइट को भी जो है प्रक्षेपित कर सकता है, साथ ही साथ अधिक दूरी तय करने वाली जो है मिसाइल्स भी उस देश में विकसित की जाती हैं। और ये दोनों ही जो है, इन दोनों में ही किसका प्रयोग किया जाता है, रॉकेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। वहीं जैसे जो एरोप्लेन होते हैं उनमें जेट इंजन का प्रयोग होता है, क्योंकि जेट इंजन जो है वायुमंडल से ही ऑक्सीजन लेता है। तो रॉकेट इंजन ऐसा इंजन होता है जो कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में भी कार्य करने में सक्षम होता है। इसमें प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है, और प्रणोदक ईंधन प्लस ऑक्सीडाइजर का मिश्रण होता है। ऑक्सीडाइजर की उपस्थिति में ही फ्यूल का क्या होता है, दहन होता है, जिससे गैसेस बहुत तेजी से नीचे की ओर निकलती हैं, और यहीं पर न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्रियाशील होता है। अर्थात रॉकेट इंजन न्यूटन की गति के तीसरे नियम अनुसार जैसे ही इसके नोजल से गैसेस नीचे की ओर निकलती हैं, रॉकेट इंजन ऊपर की ओर बढ़ता है। साथ ही साथ यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। अर्थात जैसे जैसे रॉकेट की स्टेजेस अलग होती जाती हैं, जैसे जैसे द्रव्यमान कम होता जाता है, वैसे वैसे रॉकेट की गति भी बढ़ती चली जाती है, राइट। अब जो रॉकेट इंजन होता है यह भी 2 प्रकार का होता है। तो रॉकेट इंजन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक हो जाएगा सिंपल रॉकेट सिस्टम, जिसको क्या कहा जाता है, सरल रॉकेट इंजन कहा जाता है, और दूसरा हो जाएगा जटिल रॉकेट इंजन, राइट, या कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन हो जाएगा। और ये रॉकेट इंजन का वर्गीकरण किस आधार पर है, फ्यूल या ईंधन की आधार पर है, राइट। तो कुल मिलाकर वह रॉकेट इंजन जिसमें ठोस ईंधन, किसका, ठोस ईंधन, तो वह रॉकेट इंजन जिसमें ठोस ईंधन का प्रयोग होता है उस रॉकेट इंजन को ही सिंपल रॉकेट इंजन कहा जाता है। और जिसमें द्रव या फ्यूल रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें द्रव ईंधन का प्रयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन कहते हैं। तो ऐसा रॉकेट इंजन जिसमें ठोस ईंधन का प्रयोग होता है उसको सिंपल या सरल रॉकेट इंजन कहा जाता है। जिसमें द्रव या लिक्विड ईंधन का प्रयोग करते हैं उसको जटिल या कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन कहा जाता है। जो कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन होता है फिर इसको हम 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, राइट। ऐसा इंजन जो कि द्रव ईंधन पर कार्य करता है, जो कि जटिल इंजन होता है, यह भी 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है, सामान्य ताप पर कार्य करने वाला। तो सामान्य ताप पर कार्य करने वाला जो है जनरल टेम्परेचर पर कार्य करने वाला कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, रॉकेट इंजन हो जाएगा। और दूसरा वेरी लो टेम्परेचर, वेरी लो मतलब माइनस, और माइनस में भी ऐसे नहीं 10-5, माइनस में कम से कम 150 डिग्री, तो वेरी लो टेम्परेचर, तो अति निम्न ताप पर कार्य करने वाला जटिल रॉकेट इंजन। और जो अति निम्न ताप पर कार्य करता है उसको ही क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। क्लियर। अब इन सब इंजन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर। सबसे पहला हो जाएगा सिंपल रॉकेट इंजन। तो सिंपल रॉकेट इंजन ऐसा रॉकेट इंजन होता है जिसमें ठोस प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है।
ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि सिंपल रॉकेट इंजन में कौन कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपल रॉकेट इंजन ऐसा रॉकेट इंजन होता है जिसमें ठोस प्रणोदक या सॉलिड प्रोपिलेंट का प्रयोग किया जाता है और इसमें ईंधन के रूप में एचटीपीबी और एलटीपीबी का इस्तेमाल किया जाता है। अब इन दोनों शब्दावली को आप एक बार याद कर लीजिए, जितने भी लॉन्च व्हीकल्स हैं सब में जहां पर भी एचटीपीबी लिख दिया मतलब वो ठोस ईंधन है। तो एचटीपीबी का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, राइट। तो जो सिंपल रॉकेट इंजन होता है उसमें ठोस ईंधन के रूप में हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का इस्तेमाल करते हैं या एलटीपीबी का इस्तेमाल करते हैं, लैक्टोन्स टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, राइट। तो ठोस ईंधन के रूप में एचटीपीबी या एलटीपीबी का इस्तेमाल करते हैं और ठोस ईंधन का प्रयोग जो शुरुआती प्रक्षेपण यान थे वो पूरी तरीके से ठोस ईंधन पर ही आधारित थे, चाहे वो एसएलबी हो एएसएलबी हो, उनमें ठोस ईंधन का ही प्रयोग किया जाता था। दूसरा हो जाएगा जटिल रॉकेट इंजन परंतु जो सामान्य ताप पर कार्य करता है। तो सामान्य ताप पर कार्य करने वाला जटिल या कॉम्प्लेक्स रॉकेट सिस्टम। तो जो जटिल रॉकेट इंजन होता है इसमें द्रव या लिक्विड प्रोपेलेंट का प्रयोग किया जाता है और द्रव प्रणोदक में ईंधन के रूप में यूडीएमएच या एमएमएच का इस्तेमाल करते हैं। यूडीएमएच का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर यू फॉर क्या हो जाएगा अन, फिर सिमेट्रिकल तो क्या हो जाएगा अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, डी फॉर डाई, एम फॉर क्या हो जाएगा मिथाइल और हाइड्राजाइन हो जाएगा, राइट। तो यूडीएमएच मतलब हो जाएगा अनसिमेट्रिकल, क्लियर, अनसिमेट्रिकल डाइल मिथाइल और क्या हो जाएगा हाइड्राजाइन हो जाएगा। वहीं दूसरा क्या होता है एमएमएच होता है। एमएमएच का मतलब क्या होता है मोनो मिथाइल हाइड्राजाइन प्लस क्या क्या हो जाएगा N2O2, राइट, जिसका प्रयोग हम किस में करते हैं ऑक्सीडाइजर के रूप में करते हैं। तो यहां पर HTPB हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन ये ठोस ईंधन होता है, वहीं UDMH अनसिमेट्रिकल डाइल मिथाइल हाइड्राजाइन या मोनो मिथाइल हाइड्राजाइन इनका प्रयोग जो है द्रव ईंधन के रूप में किया जाता है, राइट। तो जो UDMH है या MMH है इसका प्रयोग जो है सामान्य ताप पर कार्य करने वाले जटिल रॉकेट इंजन में किया जाता है और जटिल जो रॉकेट इंजन है उसका प्रयोग GSLV एवं PSLV में किया जाता है। PSLV के जो एक स्टेज होती है वो लिक्विड ईंधन पर आधारित होती है। अब हो जाएगा जटिल रॉकेट इंजन जो कि बहुत ही कम ताप पर कार्य करता है, तो राइट। तो कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन जो कि वेरी लो टेम्परेचर या जिसको हम क्या कहते हैं अति निम्न ताप पर कार्य करता है, राइट। और उसे ही हम क्या कहते हैं क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं और क्रायोजेनिक तकनीक भी इसी से मिलती जुलती है। अगर हम जैसे बात करें कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या होती है तो ऐसी तकनीक, राइट, ऐसी तकनीक जो कि अति निम्न ताप पर कार्य करती है उसको ही क्या कहा जाता है क्रायोजेनिक तकनीक कहा जाता है। वहीं ऐसा इंजन, राइट, तो ऐसा रॉकेट इंजन जो कि अति निम्न ताप पर कार्य करता है उसे ही क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है, राइट। और लॉन्च व्हीकल के विकास में क्रायोजेनिक इंजन का बहुत ही महत्व होता है क्योंकि जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं वो कम ईंधन का प्रयोग करके अधिक दूरी तय कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा इंजन जो कि अति निम्न ताप पर कार्य करता है उसे ही क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है और क्रायोजेनिक इंजन में द्रव प्रणोदक का या लिक्विड प्रोपल्सन का प्रयोग किया जाता है। अब मोस्ट आईएमपी जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि क्रायोजेनिक इंजन में फ्यूल किसका प्रयोग किया जाता है, राइट। तो क्रायोजेनिक इंजन में फ्यूल के रूप में द्रवीभूत हाइड्रोजन या लिक्विफाइड हाइड्रोजन का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो क्रायोजेनिक इंजन में द्रवीभूत हाइड्रोजन या लिक्विफाइड हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है और इसको फ्यूल चेंबर में जो है माइनस का 253 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, क्लियर। वही ऑक्सीडाइजर के रूप में द्रवीभूत ऑक्सीजन या लिक्विफाइड ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं और इसको ऑक्सीडाइजर चेंबर में माइनस का 183 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं। तो चार महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बन सकते हैं।
क्रायोजेनिक इंजन में किस तापमान पर फ्यूल को रखा जाता है? माइनस का 253 डिग्री सेंटीग्रेड। किस तापमान पर ऑक्सीडाइजर को रखा जाता है? तो माइनस का 183 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट। क्रायोजेनिक इंजन में फ्यूल क्या होता है? राइट, द्रवीभूत हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइजर क्या होता है? तो लिक्विफाइड हाइड्रोजन। तो इस तरीके से जो क्रायोजेनिक इंजन होता है इसमें द्रव प्रणोदक होता है, ईंधन के रूप में द्रवीभूत हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं, वो भी माइनस के 253 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और वहीं ऑक्सीडाइजर के रूप में द्रवीभूत ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं माइनस का 183 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और इसका जो प्रयोग है वो GSLB में किया जाता है। राइट, तो PSLB में नहीं, इसका प्रयोग किसमें? GSLB में किया जाता है। साथ ही साथ इसका जो विकास है वो 1994 से ही प्रारंभ हो गया था। भारत का जो लिक्विड प्रपल्सन स्पेस सेंटर है LPSC, तो LPSC के द्वारा 1994 से ही रॉकेट इंजन को विकसित करना प्रारंभ कर दिया था। अब भारत में विशेषकर जो संचार सैटेलाइट है, अब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि जो क्रायोजेनिक इंजन की हमको जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट को या जो संचार उपग्रह हैं, राइट, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट या संचार उपग्रह को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, राइट, या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है। भारत में PSLV जो है वो उतना सक्षम नहीं है कि यह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है किसी सैटेलाइट को स्थापित कर दे। इसीलिए भारत को क्रायोजेनिक इंजन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन में कम ईंधन में अधिक दूरी तय की जा सकती है। अर्थात क्रायोजेनिक इंजन तकनीक के माध्यम से ही वजनी या भारी सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो है स्थापित किया जाता है। अब भारत में संचार उपग्रहों को स्थापित करने के लिए क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को विकास करने का जो कार्यक्रम है वह 1994 में ही क्या हो गया था? स्टार्ट हो गया था। और भारत में इस टेक्नोलॉजी के विकास के लिए हमने सबसे शुरू में रसिया से क्रायोजेनिक इंजन लिया, राइट, और रसिया के क्रायोजेनिक इंजन के माध्यम से हमने लॉन्च व्हीकल जो है विकसित किया था। उसका नाम ही क्या था? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है या GSLV मार्क फर्स्ट, तो GSLV का पहला संस्करण GSLV मार्क फर्स्ट में हमने रसिया के द्वारा लिया गया जो क्रायोजेनिक इंजन था उसकी पहली जो उड़ान थी वो 18 अप्रैल 2000 को की गई थी। तो प्रायोगिक तौर पर यह उड़ान थी। तो GSLV मार्क फर्स्ट में रसियन क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया था, और रसियन क्रायोजेनिक इंजन युक्त GSLV मार्क फर्स्ट की जो पहली उड़ान थी वो 18 अप्रैल 2001 को की गई थी। बाद में फिर भारत ने अपना स्वयं का क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया, और भारत के क्रायोजेनिक इंजन के साथ में जो पहली उड़ान थी वो 5 जनवरी 2014 को थी। तो भारत में ही निर्मित क्रायोजेनिक इंजन के उपयोग से GSLV मार्क सेकेंड द्वारा, जिसमें क्रायोजेनिक इंजन 7.5 का था, राइट, तो GSLV मार्क सेकेंड द्वारा जिसमें क्रायोजेनिक इंजन 7.5 था, GSLV मार्क सेकेंड क्रायोजेनिक इंजन 7.5, इसके माध्यम से 5 जनवरी 2014 को GSAT-14 को प्रक्षेपित किया गया था, और इसमें भारत द्वारा विकसित क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया गया था। वहीं GSLV का जो लेटेस्ट वर्जन है, जो कि सबसे अच्छा वर्जन है, जिसकी क्षमता भी सबसे अधिक है, वो है GSLV मार्क 3। तो GSLV मार्क 3 में भी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया है, जिसमें भारत द्वारा विकसित ही क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया गया है, और इसकी पहली उड़ान 7 जून 2017 को थी, जिससे GSAT-19 को प्रक्षेपित किया गया था। तो वर्तमान समय में GSLV सेकेंड और GSLV मार्क सेकेंड और थर्ड में भारत द्वारा विकसित ही क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि या इस टेक्नोलॉजी का भारत में होना बहुत ही गर्व की बात है। साथ ही साथ भारत दुनिया का 6वां ऐसा देश है जिसके पास में भारत का स्वयं का क्रायोजेनिक इंजन है। इसके अतिरिक्त भारतीय जो PSLV है और GSLV है उसमें जो लिक्विड स्टेज होती है, लिक्विड स्टेज में विकास इंजन का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पर विकास इंजन को भी समझते हैं।
देखिए विकास इंजन का जो विकास इंजन है, इसमें विकास का फुल फॉर्म क्या होता है, VI का मतलब क्या हो जाएगा, विक्रम अम्बालाल, राइट, विक्रम अम्बालाल साराभाई क्या हो जाएगा, इंजन हो जाएगा। तो यह भारत द्वारा निर्मित द्रव ईंधन पर आधारित एक इंजन है जिसका विकास भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है, इसीलिए इसको जो है विक्रम अम्बालाल साराभाई इंजन के नाम से जाना जाता है। और इसको विकसित करने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो डॉक्टर नंबी नारायण का है। और डॉक्टर नंबी नारायण वर्तमान समय में सुर्खियों में बने हुए हैं क्योंकि इनके ऊपर R माधवन की फिल्म रॉकेटरी आने वाली है, राइट। और यह भारतीय इतिहास में एक ऐसी कहानी है कि एक व्यक्ति जिसने भारत में एक इंजन को, रॉकेट इंजन को विकसित करने में अपना योगदान दिया, राइट, उसके ऊपर देशद्रोह के जो है आरोप लगे थे। हालांकि वो हम बाद में चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर जो डॉक्टर नंबी नारायण है ये चर्चा में बने हुए हैं, इसीलिए इससे संबंधित सारी की सारी चीजें आपको याद रखना है। तो विकास इंजन का फुल फॉर्म हुआ विक्रम अम्बालाल साराभाई इंजन। इसको विकसित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो डॉक्टर नंबी नारायण को दिया जाता है। और इसमें द्रव प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है और द्रव प्रणोदक में UDMH अनसिमेट्रिकल डाइल मिथाइल हाइड्राजाइन, तो अनसिमेट्रिकल डाइल मिथाइल हाइड्राजाइन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसमें N2O4 नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, जो ऑक्सीडाइजर के रूप में। तो विकास इंजन में UDMH का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, तो वहीं नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का प्रयोग किसमें, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का प्रयोग ऑक्सीडाइजर के रूप में किया जाता है। और जो विकास इंजन है इसका प्रयोग VSLV और GSLV में जो लिक्विड स्टेज होती है उसमें विकास इंजन का ही प्रयोग वर्तमान समय में किया जाता है, राइट। तो ये था रॉकेट इंजन। इससे जो भी प्रश्न पूछा जा सकता है उसको हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। अब हम जो है प्रक्षेपण यानों पर जो है विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई, प्रक्षेपण यान क्या होता है। देखिए, वह यान जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट को या किसी स्पेस मिशन को अंतरिक्ष में पृथ्वी की किसी विशेष कक्षा में स्थापित कर दे, उस यान को ही क्या कहा जाता है, प्रक्षेपण यान कहा जाता है। और प्रक्षेपण यान में आंतरिक दहन रॉकेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। अब प्रक्षेपण यान की हम कुछ विशेषताएं समझते हैं, यहां से भी कुछ प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला तथ्य क्या है कि देखिए, जो प्रक्षेपण यान है या रॉकेट इंजन, प्रक्षेपण यान या रॉकेट इंजन गति के तीसरे नियम का पालन करता है, राइट। तो प्रक्षेपण यान या रॉकेट इंजन गति के तीसरे नियम का पालन करता है और इसी नियम के माध्यम से ही, जैसे ही रॉकेट में ईंधन का दहन होता है, तेज गैसेस क्या होती हैं, नीचे की ओर निकलती हैं और प्रतिक्रिया फलस्वरूप जो है रॉकेट ऊपर की ओर आगे बढ़ पाता है, राइट। तो रॉकेट इंजन या प्रक्षेपण यान न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करता है। इससे ईंधन के दहन से जैसे ही गैस नीचे की ओर आते हैं, रॉकेट ऊपर की ओर गतिमान हो जाता है। साथ ही साथ रॉकेट इंजन या प्रक्षेपण यान संवेग संरक्षण के नियम का पालन भी करता है। इसीलिए जैसे ही रॉकेट की स्टेजेस या चरण अलग होते हैं, रॉकेट की या प्रक्षेपण यान की गति भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो प्रक्षेपण यान है इसमें क्या होते हैं, विभिन्न चरण होते हैं। 3 चरण भी हो सकते हैं, 4 चरण भी हो सकते हैं, 5 चरण भी हो सकते हैं। और यह भी हो सकता है कि प्रक्षेपण यान में जो जितने भी चरण हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं, राइट। या तो हो सकता है कि भाई पूरे प्रक्षेपण यान में चारों के चारों चरण ठोस हो, या हो सकता है 2 चरण ठोस हो, 2 चरण द्रव हो, या हो सकता है कि प्रत्येक स्टेज जो है, जैसे अगर हम बात करें GSLV की, GSLV में एक स्टेज ठोस, दूसरी स्टेज द्रव ईंधन पर आधारित और तीसरी स्टेज क्रायोजेनिक इंजन पर आधारित होती है। वहीं जो प्रक्षेपण यान होते हैं उनमें दहन के लिए ऑक्सीकारक एजेंट या ऑक्सीडाइजर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये रॉकेट इंजन वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि इनमें ऑक्सीडाइजर का प्रयोग प्रणोदक में किया जाता है। और ये ऑक्सीडाइजर या ऑक्सीकारक एजेंट की उपस्थिति में ही इन इंजनों में ईंधन का दहन होता है। साथ ही साथ प्रक्षेपण यान में अतिरिक्त गति देने के लिए जो है बूस्टर्स जो है लगाए जाते हैं। कुल मिलाकर पृथ्वी से और अधिक गति प्राप्त करने के लिए बूस्टर और अंतरिक्ष में और गति को बढ़ाने के लिए
जो है थ्रस्टर्स का जो है उसमें कॉम्बिनेशन या संयोजन किया जाता है। अब जो है हम भारत में प्रक्षेपण यान को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो भारत में प्रक्षेपण यान की कितनी पीढ़ियां हैं, कैसे कैसे उनका विकास हुआ है, उनको हम बहुत ही डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पर। तो देखिए, शुरुआत में भारत के पास में भारत द्वारा विकसित प्रक्षेपण यान नहीं था, इसीलिए भारत ने स्वयं से सैटेलाइट का निर्माण तो किया, परंतु उनको दूसरे देशों के प्रक्षेपण यानों की सहायता से प्रक्षेपित किया जाता था। अर्थात शुरुआत में भारत अन्य देशों, विशेषकर सोवियत संघ की सहायता से ही अपने उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करता था। और भारत ने 1970 के दशक से ही भारत में लॉन्च व्हीकल्स को विकसित करना शुरू कर दिया था। अब भारत में वर्तमान समय में GSLV Mark III है, जो कि क्रायोजेनिक इंजन पर आधारित प्रक्षेपण यान है, और भारत दुनिया का 6वां ऐसा देश है जिसके पास में क्रायोजेनिक तकनीक पर आधारित प्रक्षेपण यान है। और इस GSLV Mark III तक पहुंचने में हमने कई दिनों तक मेहनत की है और कई चरणों में इन प्रक्षेपण यानों का विकास किया है। प्रक्षेपण यानों की जो शुरुआती 2 पीढ़ियां थी, SLV और ASLV, वो उनको प्रायोगिक माना जाता है। एक तरीके से वो प्रायोगिक तौर पर वो जब सफल हुई तब जाकर हम PSLV एवं GSLV को विकसित कर पाए। और भारत में जो बाद की पीढ़ियां, जिसमें क्या हो जाएगा, PSLV एवं GSLV, यही क्या है, ऑपरेशनल है। क्लियर? चलिए, अब भारत में जो पीढ़ियां हैं उसको हम डिटेल से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने भारत में रॉकेट इंजन को समझने के लिए, रॉकेट इंजन के विकास में रॉकेट इंजन को समझने के लिए अमेरिका से रॉकेट लिया था नाइक एपोस, राइट। और नाइक एपोस एक साउंडिंग रॉकेट था। तो नाइक एपोस एक साउंडिंग रॉकेट था जो कि हमने अमेरिका से लिया था, और इसको फिर भारत में अनुसंधान के लिए, भारत ने इसको अनुसंधान के लिए अमेरिका से लिया था। और इसकी तकनीक को समझकर ही फिर हमने हमारी प्रथम पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल तैयार किया था, जिसका नाम क्या है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, राइट। तो SLV क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हालांकि जो SLV 1 और 2 थे वो असफल रहे थे। जो पहली सफल उड़ान थी वो SLV 3 की थी, इसलिए इसको SLV 3 कहा जाता है, राइट। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कि जब सफल उड़ान सिद्ध हुई तो हम बहुत खुशी है, परंतु ये केवल और केवल 40 किलोग्राम के, राइट। तो जो SLV था ये 40 किलोग्राम के सैटेलाइट को ही लो अर्थ ऑर्बिट में ही प्रक्षेपित कर सकता था। फिर भारतीय वैज्ञानिकों ने और अधिक वजनी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इसी सैटेलाइट में क्या कर दिया, 2 बूस्टर और लगा दिए। ये आपको बूस्टर दिख रहे हैं, राइट, ये यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये बूस्टर्स लगा दिए। बूस्टर्स लगाने से क्या हो गया, ईंधन की मात्रा या क्वांटिटी बढ़ गई, राइट। इस वजह से इसको अधिक ज़्यादा ये शक्तिशाली हो गया, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अर्थात हमने इसमें ही संवर्धन किया। संवर्धन के रूप पर हमने इसमें 2 क्या लगा दिए, बूस्टर लगा दिए, और 2 बूस्टर लगाने से इसकी शक्ति में वृद्धि हुई। और जो ASLV है वो है 150 किलोग्राम के सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपित कर सकता है। फिर ASLV के बाद में विकास हुआ है PSLV का, राइट। और PSLV जो कि भारत का क्या है, सबसे विश्वसनीय, राइट, सबसे विश्वसनीय एवं दुनिया का सबसे विश्वसनीय एवं रिलायबल लॉन्च व्हीकल माना जाता है। और PSLV के माध्यम से वर्तमान समय में हम 18,000-2,000 किलोग्राम, और लो अर्थ ऑर्बिट में तो लगभग जो है हम 4,000 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को जो है लॉन्च कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, PSLV हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो भारत पृथ्वी की जो ध्रुवीय कक्षा है, पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हमने PSLV का विकास किया, राइट। उसके बाद में GSLV आया, राइट। और GSLV जो मार्क फर्स्ट था, GSLV मार्क फर्स्ट हो जाएगा। वो एक तरीके से वो प्रायोगिक तौर पे था। जो पहली सफल उड़ान थी वो किसकी थी, GSLV सेकेंड की थी। और GSLV सेकेंड में भी सबसे पहले रशियन क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया था। बाद में फिर भारतीय निर्मित रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया गया था।
और भारत में वर्तमान समय का जो बाहुबली हो जाएगा, राइट, GSLV मार्क 3, राइट। तो GSLV मार्क 3 जो कि 4000 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को, और अगर हम देखें तो 8000 तक के सैटेलाइट को, 8000 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को यह लो अर्थ ऑर्बिट में जो है प्रक्षेपित कर सकता है। तो इस तरीके से एक क्रमबद्ध तरीके से भारत में प्रक्षेपण यानों का विकास हुआ है। सबसे पहले नाइक एपोस, फिर SLV, फिर ASLV, फिर PSLV, फिर GSLV मार्क फर्स्ट, मार्क सेकेंड, मार्क और थर्ड। इस तरीके से प्रक्षेपण यानों का क्या हुआ है, विकास हुआ है, राइट। तो हम सबसे पहले यहाँ पर नाइक एपोस को पढ़ते हैं, राइट। तो नाइक एपोस के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, नाइक एपोस एक रॉकेट आधारित क्या है, लॉन्च व्हीकल है। तो नाइक एपोस जो है इसको हमने अमेरिका से लिया था। तो नाइक एपोस या नाइक अपाचे यह एक कैसा है, साउंडिंग रॉकेट है। तो नाइक एपोस एक साउंडिंग रॉकेट है जिसका विकास अमेरिका के द्वारा हुआ है और भारत ने अमेरिका से ही नाइक एपोस को लिया था। इसमें जो प्रपल्सन है, राइट, वो कैसा है, ठोस है, अर्थात इसमें ठोस प्रणोदक का ही प्रयोग किया जाता है और यह 160 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है उड़ान भर सकता है। और इसको हमने भारत में अनुसंधान हेतु हुई, राइट, इसको हमने भारत में अनुसंधान के लिए अमेरिका से इसको लिया था। तो इस लेक्चर में अब हमने रॉकेट इंजन के बारे में और साउंडिंग रॉकेट के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। जो प्रक्षेपण यानों की जो पीढ़ियां हैं, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी, उनके बारे में हम अगले लेक्चर में बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।